हेलो एवरीवन, चलें इस वीडियो में क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर के चैप्टर के हर एक टर्म को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहले मैं बता दूं कि जो इस चैप्टर में स्टोरी है, ये स्टोरी है वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बीच की। वर्ल्ड वार 1 आपका चालू हुआ था 1914 से 1918 तक चला था, और वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945 तक चला था। इसके बीच में जो टाइमलाइन जो जो चीज हुआ था जर्मनी में, उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था तो एक तरफ थे आपके एलाइड पावर और दूसरे तरफ थे आपके सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में आपका जर्मनी था, तो जर्मनी का जो नाम बदल के वीमर रिपब्लिक रख दिया गया था। जर्मनी जो है जब वर्ल्ड वार 1 में हारा तो उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया एलाइड कंट्री के द्वारा, और जर्मनी का नाम बदल के क्या रख दिया गया, वीमर रिपब्लिक रख दिया गया। आप देखेंगे कि जब बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो पावर आपका दो गुट में बटा, वहां पे एक एलाइड और वहां पे एक्सिस। तो यहाँ पे आपका एक्सिस में जर्मनी, इटली, जापान आ गए, और एलाइड में वही ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया सब एक साथ थे। ठीक है, कहानी को हम समझते हैं अब यहाँ पे। जैसे जब वर्ल्ड वार 1 में जब हार हुई जर्मनी की, आपकी जब वर्ल्ड वार 1 में आपकी सेंट्रल पावर की हार हुई तो सेंट्रल पावर की तरफ से तीन मेन कंट्री थे। एक था आपका ऑस्ट्रो हंगरी अंपायर। ऑस्ट्रो हंगरी अंपायर को आपको छोटे छोटे देश, ऑस्ट्रो को ऑस्ट्रिया देश में तोड़ दिया गया और हंगरी को हंगरो को हंगरी में तोड़ दिया गया, छोटे छोटे कंट्री में, एज ए पनिशमेंट। फिर ओटोमन अंपायर था एक तरह से, तो ओटोमन अंपायर को तोड़ के छोटा सा तुर्की बना दिया गया। अब बात आई जर्मनी का, तो जर्मनी को तोड़ के आपका वीमर रिपब्लिक बनाया गया और बोला गया कि जर्मनी डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी, और इसके साथ बहुत सारी मानहानि लगाई गई। एक वर्साइल था, फ्रांस में वर्साइल का पैलेस था, यहाँ पे ट्रीटी हुई, संधि हुई, और कुछ कुछ संधि यहाँ पे साइन कराई गई। जैसे बोला गया कि आपका 1/10 पॉपुलेशन बांट लिया जाएगा, ये इस पे कब्जा कर लिया ब्रिटेन और फ्रांस ने। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ये था कि जर्मनी जो है अपनी टेरिटरी, अपनी जो जमीन है उसको भी खोएगा। फिर यहाँ पे 6 बिलियन पाउंड का डेप्ट लगा दिया गया, कर्जा लगा दिया गया कि इस पैसे को जर्मनी जो है धीरे धीरे एलाइड कंट्री को देगा, और ये पैसा इतना ज्यादा था कि 2010 तक ये ईएमआई वो पे किया है। और हमेशा जो है जर्मनी को डिसग्रेस, अपमान देखा जाता था। जैसे आपका यूरोप के कंट्री सब कनेक्टेड है ना, तो जर्मनी के लोग कहीं भी जाते थे तो बोला जाता था कि तुम्हारे ही वजह से वर्ल्ड वार 1 हुआ था, तो हमेशा अपमान के श्रेणी से दिखा जाता था। तो जब इतना नाइंसाफी होगा जर्मनी के साथ, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ये सब साइन किया गया था, तो यहाँ पे वीमर रिपब्लिक के लोगों ही साइन किए थे, तो वीमर रिपब्लिक के लोगों को नवंबर क्रिमिनल बोला जाता है जर्मनी के लोगों को द्वारा। और बोलते हैं कि इतना घुट घुट के मरना, इतना बेइज्जती से मरने से बढ़िया है कि हम फिर से युद्ध चाहते हैं। वो ट्रेंच लाइफ को फिर से ग्लोरीफाई करने लगे कि ट्रेंच लाइफ जो है, जैसे जमीन में गड्ढा खोद के उस पे सैनिक खड़े होते हैं, तो ट्रेंच लाइफ को याद करने लगे और उसकी ग्लोरीफाई करने लगे कि हम फिर से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और जो हमारा जो बेइज्जती हुआ है, जो हमारा पॉपुलेशन ले लिया गया है, हमारी जमीन जो ले ली गई है, हमारे ऊपर इतना कर्जा ले लिया गया है, इतनी बेइज्जती की जाती है, इनसे हमको मुक्त होना है, इनसे हमको बाहर निकलना है। जर्मनी की कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं थी वर्ल्ड वार 1 के बाद, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग लीग भी फार्म होगा। जैसे अमेरिका, सॉरी, यूएसएसआर में एक स्पार्टस लीग यहाँ पे उभर के आएगा, लेकिन वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है। लोग जो है ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करने लगेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी। जो लोगों के पास पैसा था, जो पैसा था, मनी था, उसको जो है कर्ज देने में ही खत्म हो जाता था। जो गोल्ड के रिजर्व थे, सोने चांदी के जो रिजर्व थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। और एलाइड कंट्री जो थी वो जर्मनी के क्या कर रहे हैं, उनके जो टेरिटरी है उसको ऑक्युपाई करने में लगी हुई थी। जर्मनी को लगा कि हम इन सब चीजों से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो उनको लगा कि हम क्या करें ना, कि बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा छापें और हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा
हो गई थी, लेकिन पैसा छापने से महंगाई और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस तो वही थे और पैसा छापने के वजह से जर्मनी में ये हुआ कि चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। एक ब्रेड खरीदना रखता था तो लोगों को बोरे में, झोले में पैसा भर के लेके जाना पड़ता था। अगर कुछ खरीदना है, मान लो कि अगर बाइक खरीदनी है, बाईसाइकिल खरीदनी है, तो एक बोरे में पैसा भर के लेके जाना पड़ता था। तो जर्मनी की कंडीशन और हद से क्या हो गई, खराब हो गई। इस कंडीशन को सही करने के लिए थोड़ा सा मोह माया आता है अमेरिका को। अमेरिका सोचता है कि मैं जर्मनी की कंडीशन सही करूं, क्योंकि वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है। वो अपने पार्लियामेंट में डावेस प्लान लेता है कि हम जर्मनी को जो है पैसा देंगे और वो उससे जर्मनी की कंडीशन सही हो जाएगी, और उसके लिए वो लागू भी करा देता है। लेकिन जर्मनी की बैड लक ये होती है कि जर्मनी का, ये अमेरिका का जो शेयर मार्केट था, वॉल स्ट्रीट जनरल, वो क्रैश हो जाता है बुरी तरह से उसी टाइम। और क्रैश होने के बाद अमेरिका में ही तंगी हो जाती है। तो अमेरिका बोल रहा था कि हम जर्मनी को हेल्प करेंगे, लेकिन अमेरिका क्या हो गया, उनकी शेयर स्टेट वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है क्रैश हो गई। तो इसके वजह से वहां पे प्रॉब्लम हुआ और वो जर्मनी की हेल्प नहीं कर पाए। जब जर्मनी की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो जर्मनी की कंडीशन और खराब होने लगी। खराब होने का मतलब, जब वहां पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जर्मनी में, जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था जर्मनी में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो कम होके 40% आ गया। सोचिए, आधा से थोड़ा सा कम हो गया। फिर उसके बाद वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोग काम करने वाले नहीं थे। वहां पे लोग क्राइम करने लगे, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो वहां पे लोग पैसे पे कोई भी क्राइम करते हैं। वहां पे लोगों की जो पैसा था, सेविंग था, वो डिप्लीट होने लगा, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और वीमर रिपब्लिक जो था वो धीरे धीरे फ्रेजाइल होने लगा। उसको पता नहीं चला था कि हम कैसे सरकार को चलाएं, हम कैसे यहाँ पे देश को चलाएं, क्योंकि वहां पे उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं जा रहा था। उसने आर्टिकल 48 इम्पोज कर दिया। आर्टिकल 48 मतलब क्या होता है, जैसे भारत में कभी मान लो कि कभी दंगा होता है ना, तो यूपी में आप देखे हैं कि योगी जी धारा 144 लगा देते हैं। धारा 144 ये रखता है ना, तो कोई भी कहीं भी 3 लोग गुट मिला के खड़े नहीं हो सकते हैं, कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपके पास बोलने की आजादी छीन ली जाएगी। ये तब लगाया जाता है ना कि ताकि उस एरिया में पार्टिकुलर दंगा न हो किसी भी सेंसिटिव इश्यू को लेके। तो वैसे ही आर्टिकल 48 जर्मनी में लगा दिया गया। जर्मनी में इसलिए लगाया गया ताकि जो है वहां पे कंडीशन बिगड़े ना और लोग बगावत ना करें। वहां पे लोगों की फंडामेंटल राइट, जैसे बोलने की आजादी, ये छीन ली गई। वीमर रिपब्लिक ये इसलिए लगाई ताकि वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट रहे और वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम न हो। इन्हीं सब के बीच में उदय होता है किसका, हिटलर का। हिटलर आगे निकलता है। हिटलर जो है, सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी करियर देखी जाती है तो ये जो है सबसे पहले जर्मन वर्कर पार्टी, हिटलर सबसे पहले जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद वहां पे हेड हो जाता है। और इसी पार्टी को वो, जर्मन वर्कर पार्टी को नाजी में कन्वर्ट कर देता है। नाजी से क्या बोलते हैं, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, इसमें ये कन्वर्ट कर देता है। इसने बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश किए। इसने चाहा कि गवर्नमेंट जो है वीमर रिपब्लिक, इस गवर्नमेंट को वो चेंज कर दे, लेकिन वो इस चेंज में असफल रहता है, फेल होता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। वो जेल चला जाता है। जेल जाता है तो वो रुकता नहीं है और बोलता है कि मैं वर्ल्ड वार 1 का क्या करूंगा, बदला लूंगा। और इस वजह से ही वो जर्मनी में धीरे धीरे फेमस होने लगा। जब नाजी पार्टी को पहली बार इलेक्शन हुआ था तो 1929 में बस 2.6 वोट मिला था। लेकिन हिटलर के बहुत अच्छा ओरेटर था, बहुत अच्छा वो बोलता था। हिटलर के वजह से 1932 में देखा गया कि नाजी पार्टी को 37% वोट मिला, जो कि सबसे सिंगल पार्टी थी नाजी पार्टी। और इसी वजह से वो सत्ता बनाने में कैपेबल रहा, क्योंकि हिटलर जो है बहुत अच्छा ओरेटर था। जैसे इस समय मोदी जी है ना, अपने बातों से लुभा लेते हैं, तो हिटलर बहुत अच्छा ओरेटर था और वो सत्ता बनाता है 1932 में। यहाँ पे जैसे भारत में जो पावरफुल पोजीशन पे रहते हैं उससे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। जर्मनी में जो पावरफुल पोजीशन पे होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, और प्रेसिडेंट तो नाम मात्र का होता है। तो वैसे ही जर्मनी में जो पावरफुल पोजीशन होता है उसे चांसलर बोलते हैं। ये एक तरह से भारत का पीएम हो जाएगा। और वहां पे प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था
हिंडेनबर्ग बर्ग। तो हिंडेनबर्ग जो है जर्मनी का नया चांसलर के रूप में आपका हिटलर को अपॉइंट करते हैं। जब हिटलर आएगा तो अपना काम चालू करेगा। चालू करने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो जानेगा कि अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगा, एलाइड कंट्री से जो जर्मनी की बेइज्जती हुई है उसको मैं ले नहीं पाऊंगा। तो बोला कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि 4-5 साल पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन में अगर वो हार गया तो वो कैसे बदला ले पाएगा, तो वो सत्ता में रहेगा नहीं तो कैसा बदला लेगा। तो बोला कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज नहीं है, डेमोक्रेसी को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश किया। और डेमोक्रेसी कैसे कंडक्ट होती है, पार्लियामेंट से। तो देखा जाता है कि 1933 में एक सीक्रेट तरीके से वहां के पार्लियामेंट में आग लग जाता है, और लोग यही अनुमान लगाते हैं कि हिटलर ये क्या लगाया था, आग लगाया था, ताकि वहां पे डेमोक्रेसी का नामो निशान न हो। 28 फरवरी को ये होता है कि हिटलर जो है अब वहां पे धीरे धीरे राइट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो बोलता है लोगों की जो भी सिविल राइट्स थी अब धीरे धीरे बंद होगी, जैसे लोग बोल नहीं सकते, अपने हिसाब से कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते हैं। प्रेस को ये मनमानी नहीं, प्रेस पे ये पाबंदी लगा दी गई कि आप अपने हिसाब से कुछ भी छाप नहीं सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सेंसिटिव इशू छाप नहीं सकते हैं, हिटलर के खिलाफ छाप नहीं सकते हैं, अगर आप छापेंगे तो आपको जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। वहां पे इनेबलिंग एक्ट आया। इनेबलिंग एक्ट में ये देखा गया कि डेमोक्रेसी को खत्म करने की और डिक्टेटरशिप को आगे ले जाने की कोशिश की गई। हिटलर जो स्पेशल टाइप का फोर्स ऑर्गेनाइज करता था, जो ये देखता था कि हर जगह जो उसके रूल है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। और एक चीज पे वो ज्यादा ध्यान देता था कि रेशियल, वो बोलता था कि जैसा ना कि जर्मनी जो हारा है वर्ल्ड वार 1 में, वो किसके वजह से हारा था, वीमर रिपब्लिक। और वीमर रिपब्लिक के जो लोग थे वो क्या थे, जो कंट्रोल कर रहे थे पावर, वो ज्यूस थे। तो वो ज्यूस से हमेशा नफरत करता था। तो ये फिर उसको देखो, जब हिटलर सत्ता में आया 1932 में, तो अचानक से तो वो अटैक कर नहीं पाएगा, धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगा। उसको बम बारूद गाड़ी घोड़ा जैसे आपका एरोप्लेन ये सब बनाना पड़ेगा, रोड अच्छे बनाना पड़ेगा। तो उस समय के बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक्स थे जाल्मर स्केच, इनके ये संपर्क में आता है, और उन्हीं के हेल्प से अब जर्मनी की इकोनॉमी को सही करने की कोशिश करता है, क्योंकि जर्मनी में पहले हाइपर इन्फ्लेशन था, जर्मनी में कंडीशन सही नहीं थे। जो जालमर स्केच होते हैं अब जर्मनी की कंडीशन सही करने पे लग जाते हैं। जर्मनी की हाईवे अच्छे करने लगते हैं, वहां पे जर्मन कार बनना चालू हो जाती है जर्मनी में। तो धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है, और इसी बीच जो है जर्मनी लीग ऑफ नेशन से बाहर निकल जाता है। लीग ऑफ नेशन समझते हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जब साइन किए थे एलाइड कंट्री, तो एक लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन ये हुआ था कि अगर भविष्य में कोई किसी पे अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे आगे बात होगा लीग ऑफ नेशन में। जैसे इस समय यूएन है ना, यूएन वर्ल्ड वार 2 के बाद बना, तो वैसे ही लीग ऑफ नेशन बना वर्ल्ड वार 1 के बाद। तो जर्मनी इसमें से निकल गया, क्योंकि हिटलर नहीं चाहता था कि मैं जाके किसी से समझौता करूंगा। अब देखिए, अब कहानी धीरे धीरे चालू हो रही है। हिटलर अब धीरे धीरे प्रोडक्शन चालू करता है आर्टिलरी गन का, अब यहाँ से अपना पैर फैलाना चालू करता है। राइनलैंड जो है कब्जा कर लिया गया था जर्मनी से, और ये बहुत ही मिनरल रिसोर्स अच्छा था इसमें। एलाइड कंट्री से कब्जा कर लिए थे इसको, एलाइड कंट्री वाले इससे कब्जा कर लिए थे। तो राइनलैंड को सबसे पहले 1936 में हिटलर क्या करता है, कब्जा करता है। उसके बाद क्या करता है कि जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी बनाता है कि अगर हम पे कोई अटैक करेगा 1938 में, हम पे कोई अटैक करेगा तो हम मिलके क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे। इनके साथ एलाइज का ये ट्रीटी बनाता है। जालमर जो स्केच थे ये बोलते हैं कि अब ऐसा इतना हो गया, अब तुम रुक जाओ, लेकिन हिटलर मानता नहीं है। वो बोलता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए। और वो जो है हिटलर जो है रसिया के साथ मिलके, जैसे बेलारूस यूक्रेन उस समय रसिया के पार्ट थे, तो रसिया के साथ समझौता करके ये पोलैंड पे अटैक कर देता है। जर्मनी बोलता है कि मैं इधर से पोलैंड पर अटैक करूंगा, रसिया को बोलता है कि तुम इधर से करना, और हम पोलैंड को आधा आधा कर लेंगे, और उसके बाद हम दोनों आपस में अटैक नहीं करेंगे। तो जर्मनी ज्यादा रिसोर्सेस और जमीन के चक्कर में पोलैंड पे अटैक करता है, और यहीं से वर्ल्ड वार 1 क्या होता है, चालू हो जाता है। जब यहाँ पे राइनलैंड पे कब्जा होता है तो एलाइड कंट्री कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ये आफ्टर ऑल जर्मनी का ही पार्ट था। ऑस्ट्रिया से जब ट्रीटी साइन करता है तभी भी एलाइड कंट्री कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब पोलैंड से पे अटैक होता है तो यहाँ पे एलाइड कंट्री बोलती है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, और यहाँ पे अटैक चालू हो जाता है। अब धीरे धीरे यहाँ पे पार्टी बनना चाहती है, जैसे
ट्रिपार्टी पैक्ट बनती है, जैसे एक तरफ आ जाते हैं एक्सिस पावर जर्मनी, इटली और जापान, और एलाइड कंट्री में ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब आ जाते हैं। तो जब यहाँ पे जर्मनी अटैक करेगा पोलैंड पे, तो आपका फ्रांस भी अटैक कर देगा किस पे, जर्मनी पे, और ऐसे ये वर्ल्ड वार वन चालू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे जब ये चालू होगा तो एक तरफ ये गुट आएंगे। तो जर्मनी जो है स्टार्टिंग में बहुत ही तैयारी के साथ आया था, हिटलर का बहुत ही अच्छा ओरेटर था, तो जर्मनी हार नहीं रहा था, लेकिन वो फ्रांस को भी हरा दिया। जर्मनी जो फ्रांस को हरा रहा था, ब्रिटेन को हरा रहा था, लेकिन जर्मनी से एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि जर्मनी सोचा ना कि हम तो युद्ध जीत रहे हैं, हमारे आने वाले जो जनसंख्या होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको बहुत बड़ा जमीन चाहिए ताकि वो वहां पे रह सकें। और रसिया का जो जमीन है, आप देखेंगे मैप में, जैसे एशिया के मैप में, तो यहाँ पे आपका यूरोप में बोला, हिटलर सोचा ना कि रसिया के पास इतना ज्यादा जमीन है, हम इसको कब्जा कर लेंगे तो हमारे पास अनाज के लिए सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा और हमारे पास जमीन की कब्जा नहीं होगी। रसिया पे जब अटैक किया तो प्रॉब्लम हो गई कि रसिया ठंडे वाला एरिया था। रसिया पे जब अटैक किया तो स्टार्टिंग में तो जर्मनी आगे बढ़ता गया, लेकिन रसिया में साइबेरिया की ठंडी हवा बढ़ती है और उसमें ठंड के वजह से उनके कई सारे सैनिक मारे गए। और रसिया के सैनिक तो यूजुअल थे कि वो उस ठंड में रह सकते हैं, उसमें लड़ सकते हैं, और जितनी भी जर्मनी की टैंक गई थी सब फंस गई थी वही बर्फ में, और यहाँ से जर्मनी हारना चालू चालू हो गया था। और दूसरी चीज ये गलती हो गई थी, देखो जब एक्सिस पावर की तरफ से आपका जर्मनी, इटली, जापान है ना, तो जापान जो है, जापान भी बहुत ही कब्जा कर रहा था तेजी से। जापान जो है वो सोचता है कि मुझे चैलेंज करने वाला विश्व में एक ही देश हो सकता है, वो है अमेरिका। और अमेरिका की नेवल शिप आपकी पूरी तरह से थी, जैसे इसकी जो भी आपका सबमरीन था, आपके जो भी फाइटर जेट थे, ये पर्ल हार्बर नाम का एक वहां पे पर्ल हार्बर जगह पे एक शिपमेंट था एशिया में, और वहां से अमेरिका का सभी कंट्रोल होता था। तो जापान ये सोचा कि अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो अमेरिका हमसे कभी भी लड़ ही नहीं सकता है, और लड़ेगा तो उसके पास रिसोर्सेस कम होगा तो हम उससे निपटारा कर लेंगे। ये दो बहुत बड़ी गलती होती है एक्सिस पावर की तरफ से। एक गलती ये होती है कि जर्मनी अटैक कर देता है रसिया पे, और दूसरा रसिया मतलब यूएसएसआर पे, और जापान जो है अटैक कर देता है यूएसए पे। तो ये दोनों जब इंगेज होता है वर्ल्ड वार वन में, तो इसमें एक्सिस पावर हार जाती है, और एक्सिस पावर जब हारती है तो वर्ल्ड वार वन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम चीजें देखेंगे कि जर्मनी में कैसे हिटलर के बातों पे ये इतने आगे तक लड़ाई गई। नाजी आइडियोलॉजी को हम इसमें समझेंगे। देखो नाजी आइडियोलॉजी ये था ना, हिटलर चाहता था कि वो, नाजी आइडियोलॉजी ये थी कि ज्यूज से नफरत करो। वो बोलता था कि जो आर्यन होते हैं, आर्यन लोग, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इनकी जो डीएनए अच्छी होती है। जो आर्यन किसे बोलेंगे, जिनकी आंखें नीली हो, देखो यहाँ पे आंखें नीली हो, बाल बड़े हो, तो इन्हें आर्यन बोलते हैं। आर्यन लोग बोलते थे कि बहुत अच्छे होते हैं। और ये कुछ थियरी लाता था, जैसे चार्ल्स डार्विन ने एक थियरी दी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये कुछ थ्योरी लेता था साइंस की, और उसमें मॉडिफाई करता था। मॉडिफाई इन द सेंस कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में वो मॉडिफाई करता था कि जैसे जो फिट रहेगा वो वही इस दुनिया पर रह पाएगा। वीमर रिपब्लिक को स्टार्टिंग में मौका मिला था वर्ल्ड वार वन में जीतने के लिए, लेकिन उनके वजह से हार गई। हमारे हमारा जर्मनी का इतना बेइज्जती हुई, इतना बदनामी हुआ, फिर इतने हम कर्ज में चले गए, हमारी राइनलैंड को कब्जा कर लिया गया। तो हिटलर इन सब चीजों को लोगों को बताता था युद्ध होने के पहले, बोलता था कि ज्यूज को कोई भी अधिकार नहीं है। वो कहानी बताता था कि जो है ज्यूज ही जीसस क्राइस्ट को मारने वाले थे, क्योंकि जो जर्मनी में जो रिलीजन फॉलो करते थे वो क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन लोग मानते थे जीसस क्राइस्ट को, तो जीसस क्राइस्ट को बताता था कि जीसस क्राइस्ट को मारने वाले भी ज्यूज हैं, ज्यूज को जीने का अधिकार नहीं है, इनको यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है। तो वो कंसंट्रेशन कैंप में धीरे धीरे नाजी आइडियोलॉजी के थ्रू ज्यूज को मारना चालू किया, और इसको कोई भी विरोध नहीं कर पाया। जो हिटलर है वो सीडो साइंटिफिक रेशियल थ्योरी लाता था। सीडो साइंटिफिक रेशियल थ्योरी ये होता था कि जो ज्यूज हैं वो अच्छे नहीं है, भगवान इनको मौका दिए थे लेकिन ये अच्छे से बैठ नहीं पाए, रूल नहीं कर पाए। जो अच्छे लोग हैं वो आर्यन लोग हैं,
जिनकी आंखें नीली है, बाल बड़े हैं, और क्योंकि ये ज्यूज जो है जीसस क्राइस्ट को मारने वाले भी कौन थे? ज्यूज थे। और इन्हीं के ये सब आइडियोलॉजी देते हुए जो हिटलर है लाखों के संख्या में लोगों को, ज्यूज लोगों को मारा कंसंट्रेशन कैंप में, और कोई इसका वहां पे विरोध भी नहीं किया क्योंकि ज्यूज की संख्या वहां पे कम थी। और वर्ल्ड वार वन में हारने की वजह से सभी जर्मनी के लोग ज्यूज से क्या थे? नफरत करते थे। रेशियल इथोपिया लाया। रेशियल इथोपिया इन द सेंस ये था कि आर्यन लोग अच्छे होते हैं और जो ज्यूज हैं वो खराब होते हैं। अगर जैसे स्टार्टिंग में जब जर्मनी अटैक किया था पोलैंड पे, तो पोलैंड पे अटैक किया, वहां पे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता था। अगर उसमें कोई आर्यन बच्चा है तो उसको लेके जर्मन को दे दिया जाता था। नाजी सोसाइटी में आप देखेंगे कि नाजी सोसाइटी में स्टेब्लिशमेंट होने लगी यूथ की, और वहां पे कुछ लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में लेके मारा जाने लगा। जैसे ज्यूज को पहले निशाने पे ज्यूज थे, ज्यूज को पकड़ पकड़ के और कंसंट्रेशन कैंप में मारा जाता था। फिर वहां पे जो भी लूले लंगड़े थे बोलते थे कि भगवान ही ने भेजे हैं, कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो जर्मनी की रिसोर्सेस इन पे ज्यादा खत्म होगी, इनसे बढ़िया है कि कंसंट्रेशन कैंप में भेज के और जहरीली गैस भेज के इनको मार दो। जिप्सीज किसे बोलते हैं? जैसे देखो, जब भारत में यहाँ से अफगानिस्तान से अटैक हुआ मोहम्मद शाह अब्दाली का, मोहम्मद गजनवी का, मोहम्मद गोरी का, तो भारत से कुछ लोग डर के मारे ये इधर यूरोप की तरफ भागने लगे। क्यों? क्योंकि जब ये मुस्लिम इन्वेडर आते थे ना, तो ये औरतों का, लड़कियों का रेप भी करते, तो इनके डर के वजह से ये यहाँ भागने लगे। तो जब ये यहाँ भागने लगे तो ये धीरे धीरे अपनी कल्चर तो भूलेंगे नहीं, यूरोप में ये रहने लगे। और इन्हीं जो इंडिया की तरफ से गए हैं, जर्मनी में जो बस गए, उन्हें जिप्सीज बोलते हैं। तो नाजी सोसाइटी ये बोलने लगी कि न तो ज्यूज हमारे हैं, न तो हैंडीकैप हमारे हैं, और न तो जिप्सीज हमारे हैं, इनको पकड़ पकड़ के और ये कंसंट्रेशन कैंप में भेज के मारा जाने लगा। रेशियल साइंस लाने लगी। रेशियल साइंस का मतलब कि स्कूल में बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। ये धीरे धीरे यहाँ पे देखा जाने लगा। यूथ ऑर्गेनाइजेशन आया, जैसे ये ट्रेनिंग दी जाने लगी कि 10 साल के बच्चे जो है वार में जाएंगे, 14 साल के बच्चे जो है हिटलर के यूथ ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रेनिंग ये दी जाती थी कि ज्यूस से नफरत करना है, युद्ध के बारे में ज्यादा बात करना है, और डेमोक्रेसी की जो है बहुत आलोचना करना है। जो भी यूथ थे, जो यहाँ के नौजवान थे, उनको ये शिक्षा दी जाती थी। औरतों के साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया जाता था। जो ज्यूस थी, अगर मान लो कि कोई औरत है, अगर वो आर्यन बच्चे को जन्म दे रही है, जो जिसका नस्ल आर्यन है, तो आर्यन मतलब जिसकी आंखें नीली हो, हिटलर की तरह बाल बड़े हो, तो इनको मेडल दिया जाता था कि तुम और अच्छे से ज्यादा बच्चे पैदा करो। लेकिन वहीं पे अगर कोई ऐसा था कि जो ज्यूज बच्चे को जन्म करती थी तो देती थी, तो उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी होता था। उसके बाल को सेव कर दिया जाता था, मुंह पे कालिख लगा दिया जाता था। इसमें मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मीडिया कभी भी हिटलर जो मारता था सबको, कभी भी मर्डर नहीं इसको देखता था या किलिंग नहीं करता था। वो बोलता था कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हिटलर में क्या कर ये जर्मनी में क्या कर रहे हैं? हिटलर जो स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा है और जर्मनी को अच्छा बना रहा है। कभी भी ये नहीं बोलता था कि हम ज्यूज को मार रहे हैं चाहे किल कर रहे हैं, वो बोलता था कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और वो बोलता था कि हम इन्हें मार नहीं रहे हैं, हम इन्हें यूथेनेसिया दे रहे हैं। यूथेनेसिया मतलब इच्छा मृत्यु दे रहे हैं। जैसे किसी को इंजेक्शन से दे के मार देते हो, तो बोलता है हम इन्हें इच्छा मृत्यु दे के मार रहे हैं, और हम जर्मनी को हम इनको मार के इनके ऊपर कल्याण कर रहे हैं। और जर्मनी में ये सेंटीमेंट फैला हुआ था। डिसइंफेक्शन एरिया ये थे जहां पे लार्ज स्केल पे लोगों को मारा जाता था, और नैरेटिव ये फैला जाता था कि जो भी हो रहा है वो जर्मनी के भलाई के लिए हो रहा है, और ज्यूज जो है इसके हकदार हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को मारने वाले भी कौन थे? ज्यूज थे। ज्यूज को बदनाम किया गया, क्योंकि वर्ल्ड वार वन में आपका ज्यूज के वजह से ही हारे थे। वीमर रिपब्लिक को लीड कर रहे थे ज्यूज, और जीसस क्राइस्ट को मारने वाले भी कौन थे? ज्यूज थे। 3 तरह के लोग पाए जाते थे जो हिटलर के विचारधारा को सपोर्ट करते थे, जो हिटलर से विरोध करते थे, और जो थे एक तरह के लोग थे वो जो थे साइलेंट थे, जो सब कुछ देख के क्या थे? चुप थे। हिटलर जो है नाजी जो लोगों को मारी, इतने ज्यादा संख्या में लोगों को मारी, तो इन्हें जो स्पेसिफिक टर्म दिया गया हिटलर जो मारी, उसे होलोकॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोकॉस्ट बोलते हैं। लोग जो है कंसंट्रेशन कैंप में जो गए थे, वो बताते थे ज्यूज कि वो डायरी लिखे, कि डायरी में लिखे कि कैसे हमें
चप्पल निकाला जाता था, एक साथ ले जाया जाता था कंसंट्रेशन कैंप में, फिर गाड़ी घोड़ा में जैसे ट्रेन में बस में लाद के लेके जाया जाता था और जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। फिर हमारी शिफ्ट आती थी कब जाके हमें गैस, जहरीली गैस लेना है और हमें मरना है, मरने का वेट करना है। जब यूएसएसआर की आर्मी जब हिटलर में ये जर्मनी में आई और जर्मनी में आके कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को बचाई, तो वो अपनी स्टोरी बताए और कुछ लोग डायरी लिखे हो, तो उस डायरी से पता चला कि ऐसा 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 अत्याचार हुआ है और लोगों को लगता था, वहां के जर्मनी के लोगों को लगता था कि हम सही कर रहे हैं। लेकिन बाद में ये पता चला कि हिटलर जो है माइंड वॉश किया था सबका कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जर्मनी में इतने बड़े लेवल पे क्राइम हो गई है। देखिए, ये था इस चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। कीप स्माइलिंग, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक यू।